नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ऑल इन्फो की ये अगली सीरीज है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। कटर के अनुसार पुस्तकालय प्रसूचीकरण में सार्वजनिक सुविधा सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है? देखिए, कटर के सिद्धांत जो 1876 में कटर जी ने दिया था, वो किस पे जोर देता है? प्रसूची तैयार करने में विषय उपागम की अनदेखी। जी, ये आपका गलत है। उपयोगकर्ता की ज़रूरतें सख्त नियमों के अनुपालन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यही आपका ऑप्शन सही है। प्रसूची प्रविष्टियों को केवल वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना, ये भी गलत है। ये भी गलत है। व्याख्या देखते हैं। कटर के सिद्धांत के मुख्य बिंदु: उपयोगकर्ता की सुविधा सर्वोपरि है। उपयोगकर्ता की, देखिए कटर जी ने बताया है कि उपयोगकर्ता की सुविधा सर्वोपरि है। कटर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रसूचीकरण का उद्देश्य उपयोगकर्ता को पुस्तक खोजने में सहायता देना, चाहे वह लेखक, शीर्षक या विषय के आधार पर हो। सख्त नियमों की तुलना में लचीलापन: कटर ने यह माना है कि कभी कभी नियमों को तोड़ना या ढीला करना उचित होता है यदि उपयोगकर्ता को बेहतर सेवा इससे मिलती है तब। प्रविष्टियों की व्यवस्था उपयोगकर्ता की खोज क्षमता को ध्यान में रखकर होनी चाहिए, न कि केवल तकनीकी सुविधा के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न है, वर्गीकरण के गतिशील सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या है? वर्गीकरण के गतिशील सिद्धांत की मुख्य विशेषता: यह वर्गीकरण पद्धतियों की व्यवहारिक आवश्यकता को समाप्त कर देता है। गलत है। यह अधिक विवरण और यथार्थता के साथ योजनाओं को अभिकल्पित करने के लिए क्रिया पद्धति विकसित करता है। यही आपका ऑप्शन सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं, इससे सभी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। यह अधिक विवरण और यथार्थता के साथ योजनाओं के अभिकल्पन के लिए क्रिया पद्धति विकसित करता है। गतिशील सिद्धांत में है ये सारी चीज़ें। देखते हैं वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत ये क्या है। यह सिद्धांत पुस्तकालय वर्गीकरण में डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा विकसित किया गया था। यह विचार करता है कि ज्ञान का स्वरूप स्थिर नहीं है, यह निरंतर विकसित और विस्तारित होता है। यह वर्गीकरण प्रणाली को भी गतिशील होना चाहिए, यानी समय और ज्ञान की प्रगति के अनुसार बदलने योग्य होना चाहिए। डायनेमिक थ्योरी के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? अधिक यथार्थवादी हों, अधिक विवरणात्मक हों, नई शाखाओं व उपशाखाओं को आसानी से समाहित कर सकें, बदलते ज्ञान संरचना के साथ सामंजस्य बना सकें। इसलिए यह सिद्धांत योजनाओं के अभिकल्पन के लिए क्रिया पद्धति मेथड विकसित करता है ताकि वर्गीकरण अधिक विस्तृत और यथार्थपूर्ण बने। देखिए आपका गतिशील सिद्धांत में आपका CC, BC और एग्जाम्पल नहीं दिया गया, चलिए वो सारे आते हैं, आगे आपको मिलेंगे उसके उदाहरण। चलिए अगला प्रश्न ये है, डिजिटल पुस्तकालयों में उपयोगकर्ता के समक्ष ज्ञान संगठन प्रणाली को किस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल भौतिक पुस्तकालयों में दृश्यमान मुद्रित अनुक्रमणिकाओं के रूप में नहीं, विशेष रूप से संख्यात्मक वर्गीकरण कूट के रूप में, यहाँ भी गलत है ये, केवल यूजर रजिस्ट्रेशन टूल के रूप में नहीं, वेबसाइटों पर थीम या श्रेणियों के तार्किक समूहों के रूप में। यहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एक ऐसा ढांचा होता है जो ज्ञान को व्यवस्थित, सुलभ, एक्सेसिबल और समझने योग्य, अंडरस्टैंडेबल बनाता है। यह विभिन्न रूपों में हो सकता है, जैसे थिसारस, वर्गीकरण स्कीम, क्लासिफिकेशन स्कीम, विषय सूचियाँ, टैक्सोनॉमी, ओंटोलॉजी। आप इसकी सहायता से ज्ञान संगठन या ज्ञान तक पहुँच को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए
देखिए KOS नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम की प्रस्तुति कैसी होती है, इसका विस्तारपूर्वक व्याख्या किया गया है। डिजिटल पुस्तकालयों डिजिटल लाइब्रेरी में KOS को यूजर के लिए इंटरफेस के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए वेबसाइटों पर विषयों, थीम या कैटेगरी के ग्रुप्स, टैग आधारित खोज, नेविगेशन मेन्यू पर विषय आधारित ब्राउजिंग। यह यूजर को उनकी ज़रूरत की जानकारी तक तेज़ी और आसानी से पहुंचने में मदद करता है। निष्कर्ष है, डिजिटल पुस्तकालयों में नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि यूजर उन्हें आसानी से ब्राउज और खोज सके। इसलिए इन्हें अक्सर थीम या विषयों के तार्किक समूहों के रूप में वेबसाइटों पर दिखाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, वैश्विक दशमलव वर्गीकरण यूडीसी मुख्य रूप से यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन मुख्य रूप से ज्ञान संगठन की क्रमिक संरचना में क्या जोड़ता है। देखिए 10 निश्चित मुख्य वर्गों तक सीमा, ये गलत है। वर्णानुक्रम सूचकांक की सुविधा, केवल छोटे संख्यात्मक कोड, ये भी गलत है। एबिलिटी टू एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट, विषयों के बीच संबंध व्यक्त करने की क्षमता, सबसे उचित ऑप्शन यही है। चलिए देखते हैं, यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन और उसकी मुख्य विशेषता विशेष रूप से हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्रमिक संरचना में जोड़ता है। यूडीसी क्या है? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली है जो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC पर आधारित है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक, देखिए ये कहीं अधिक लचीली और शक्तिशाली है। देखते हैं कैसे। इनकी मुख्य विशेषता है, यूडीसी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि यह केवल विषयों को वर्गीकृत नहीं करता, बल्कि उनके बीच के संबंध को भी स्पष्ट रूप से दर्शाने की सुविधा देता है। ये देखिए इम्पोर्टेंट लाइन है, बल्कि उनके बीच के संबंध को भी स्पष्ट रूप से दर्शाने की सुविधा देता है। यह संख्याओं के साथ विशेष प्रतीकों सिंबल का प्रयोग करता है, जैसे कोलन। देखिए एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से संबंध दर्शाने के लिए कोलन का प्रयोग करते हैं। ऑब्ली स्ट्रोक्स रेंज दर्शाने के लिए, +2 विषयों को जोड़ने के लिए, और बराबर = इक्वलिटी साइन भाषा के लिए। एक्सिलरी साइन सहायक सारणियों के अंतर्गत विशेष गुण या पहलुओं को दर्शाने के लिए। इसमें विषयों का जटिल संयोजन, कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को व्यक्त करना आसान होता है, जैसे इंजीनियरिंग और रिसर्च के सब्जेक्ट को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञान संगठन में विषय का कौन सा मुख्य लक्षण है। ज्ञान संगठन में विषय का एट्रीब्यूट्स ऑफ सब्जेक्ट इन नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, कॉल नंबर ओनली नहीं, ये देखिए एक्सटेंशन एंड इंटेंशन, यही ऑप्शन आपका सही है और ये गलत है। व्याख्या देखते हैं, प्रसारण और अभिप्राय, एक्सटेंशन और इंटेंशन क्या है। देखिए ज्ञान संगठन में इंटेंशन मीन्स अभिप्राय, ये क्या है? यह किसी विषय की आंतरिक विशेषताओं या गुणों को बताता है। इंटेंशन क्या करता है? आंतरिक विशेषताओं या गुणों को बताता है जो उसके अर्थ को निर्धारित करते हैं। इंटेंशन क्या है? यह उस विषय के अंतर्गत आने वाले वस्तुओं या उदाहरणों के समूह को दर्शाता है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रंगानाथन के अनुसार विषय निर्माण की कौन सी विधि नहीं है? तो रंगानाथन के विषय निर्माण की 4 विधियां हैं, जिसमें फिजियन ये है, लूज असेंबल ये भी है, लिमिटेशन ये भी है, और एपिस्टेमोल ज्ञान मीमांसा ये नहीं है। देखिए, चलिए व्याख्या में देखते हैं कौन कौन सा होता है। देखिए, विषय निर्माण की विधियां, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्राइब मेन मेथड विच न्यू सब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। देखिए, ये है रंगानाथन द्वारा विषय निर्माण की विधियां। आप रंगानाथन की विषय निर्माण की 4 विधियां हैं। 4 विधियां इस प्रकार हैं। देखिए, पहला है फिजियन मीन्स विभाजन। फिजियन मीन्स विभाजन। देखिए, इसको हम एकदम अच्छे तरीके से यहाँ समझ लेंगे। यहाँ पूछता है, एग्जाम में पूछा जाता है, फिजियन से बनने वाले सब्जेक्ट, फ्यूजियन से बनने वाले सब्जेक्ट, लूज असेंबल से, लिमिटेशन से बनने वाले सब्जेक्ट, इनके एग्जाम्पल दिए रहेंगे। आपको पूछा जाता है कि ये किस से बना है, फिजियन से, फ्यूजियन से, लूज असेंबल से, इस प्रकार। तो हम समझते हैं फिजियन, विभाजन से बनने वाले सब्जेक्ट। देखिए, किसी व्यापक विषय को छोटे उप विषयों में बांटना। जैसे बायोलॉजी क्या है, व्यापक विषय है, इसे हम बॉटनी, जूलॉजी में जब बांटते हैं तो ये क्या है, फिजियन है। ठीक। फ्यूजियन मीन्स संलयन, ये क्या है, दो या अधिक विषयों को मिलाकर नया विषय बनाना। 2 या अधिक विषयों को मिलाकर नया विषय बनाना। एग्जाम्पल, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, इन दोनों को मिलाकर हम बनाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये क्या है, ये फ्यूजियन का एग्जाम्पल है। देखिए, फिजियन में अलग होता है, फ्यूजियन में जुड़ता है। लूज असेंबल में क्या है, देखिए लूज असेंबल में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। यहाँ देखिए, इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं। अलग अलग विषयों को ढीले रूप में जोड़ना, जिसमें आपसी संबंध कम होता है। देखिए, अलग अलग विषयों को ढीले रूप में जोड़ना जिनमें आपसी संबंध कम होता है। एग्जाम्पल, साइंस एंड रिलीजन, देखिए विज्ञान और धर्म का संबंध बहुत कम होता है। तो ये क्या है, लूज असेंबल। अब देखते हैं अगला क्या है, चौथा लेमिनेशन। लेमिनेशन क्या है, एक विषय के ऊपर दूसरे विषय की परत चढ़ाना जिससे नया दृष्टिकोण बनता है। एग्जाम्पल में हिस्ट्री, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, एक विषय के ऊपर दूसरे विषय की परत चढ़ाना जिससे नया दृष्टिकोण या नया विषय बनता है। एग्जाम्पल, हिस्ट्री ऑफ साइंस, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। अब साइंस, हिस्ट्री ऑफ साइंस, विज्ञान का इतिहास। तो ये विज्ञान विषय है, लेकिन इतिहास, उस पर हम नया विषय इतिहास को चढ़ा दिए हैं। तो ये क्या है, लेमिनेशन। चलिए, आपको फिजियन, फ्यूजियन, लूज असेंबल, लिमिटेशन में अंतर और उसके एग्जाम्पल आप समझ लिए हैं, जिससे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन सरलतापूर्वक हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक दशमलव वर्गीकरण यूडीसी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन की उत्पत्ति किस पद्धति से हुई है? चलिए देखते हैं। ये तो सबको पता है कि यूडीसी की उत्पत्ति डीडीसी से हुई है। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन नहीं, गोल्डन क्लासिफिकेशन नहीं, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन नहीं। चलिए व्याख्या देखते हैं। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यूडीसी की उत्पत्ति डीडीसी, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन से हुई है। इसका इतिहास देखते हैं। यूडीसी को पॉल आउटलेट और हेनरी लाफॉन्टेन, ये दो नाम विशेष हैं, पॉल आउटलेट और हेनरी लाफॉन्टेन, 2 बेल्जियम विद्वानों ने की। 1895 में डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन डीडीसी को आधार बनाकर यूडीसी की स्थापना की या उसको बनाया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए वर्गीकरण प्रणाली विकसित की जिसे यूडीसी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कहा गया। उन्होंने डीडीसी की संरचना में नए संकेतों
नोटेशन संबंध चिन्हों, देखिए नए संकेतों, संबंध चिन्हों रिलेशन सिंबल और सहायक तालिकाओं एक्सिलरी टेबल को जोड़ा ताकि यह विज्ञान प्रौद्योगिकी और बहुभाषी उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त हो सके। चलिए देखते हैं कि डीडीसी और यूडीसी में क्या अंतर है। विशेषता डीडीसी यूडीसी, इस लाइन में इस कॉलम में विशेषता है यहाँ डीडीसी की और यहाँ इस कॉलम में यूडीसी की। ठीक है, चलिए देखते हैं। उत्पत्ति, देखिए उत्पत्ति मेलविल डेवी द्वारा 1876 में डीडीसी की और यूडीसी की पॉल आउटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन द्वारा 1895 में। क्षेत्र राष्ट्रीय सामान्य उपयोग और इसका क्या है अंतर्राष्ट्रीय और वैज्ञानिक उपयोग। संबंध चिन्ह इसमें नहीं होते हैं, इसमें होते हैं नए विषय को जोड़ने के लिए एक कोलन का प्रयोग करते हैं, ये स्लैश का प्रयोग करते हैं। चलिए सहायक तालिकाएं इसमें सीमित होती हैं, टेबल या एक्सिलरी टेबल इसमें सीमित होता है और इसमें विस्तृत होता है, इसमें सीमित होता है और आपका यूडीसी में विस्तृत होता है। इसमें सहायक तालिकाएं आप जानते हैं 6 टेबल होते हैं, लेकिन इसमें उससे अधिक होते हैं। सामान्य उपयोग, यहाँ उपयोग में सामान्य पुस्तकालयों में, डीडीसी सामान्य पुस्तकालयों में, ये विशेष मतलब इंजीनियरिंग, रिसर्च इत्यादि पुस्तकालयों में इसका उपयोग मैक्सिमम यूडीसी का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉमन मेथड फॉर इम्पार्टिंग यूजर एजुकेशन इन लाइब्रेरी। कॉमन मेथड कौन से होते हैं जिससे यूजर एजुकेशन दिया जाता है? तो इसका है लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम, पुस्तकालय उन्मुखीकरण कार्यक्रम। यही आपका ऑप्शन सही है। नए उपयोगकर्ताओं की उपेक्षा करना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए व्याख्या देखते हैं। पुस्तकालय उन्मुखीकरण कार्यक्रम व्याख्या है, यूजर एजुकेशन पुस्तकालय शिक्षा का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय की सेवाओं, संसाधनों और सूचनाओं का सही ढंग से उपयोग करना सिखाना। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का ये उद्देश्य है। ठीक है, या यूजर एजुकेशन का ये उद्देश्य है कि संसाधनों और सूचनाओं का सही ढंग से उपयोग करना सिखाना, किसको? यूजर को। चलिए, इस शिक्षा के माध्यम से उपयोगकर्ता स्वयं सूचना खोजने और उपयोग करने में सक्षम बनते हैं। चलिए देखते हैं लाइब्रेरी ओरिएंटेशन की कौन कौन सी विधियां हैं। उपयोगकर्ता ये देखिए उपयोगकर्ता शिक्षा की सामान्य विधियां, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन आते हैं और ये आपको जानना भी आवश्यक है। पहला है लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम। इसमें क्या होता है? पुस्तकालय उन्मुखीकरण कार्यक्रम में क्या होता है? यह सबसे सामान्य और प्रभावी तरीका है। इसमें नए उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय का दौरा कराया जाता है और उन्हें सेवाओं, नियमों और संसाधनों से परिचित कराया जाता है। चलिए ये देखिए, दूसरा है बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन, ग्रंथ सूची निर्देश। अब हम कैटालॉग के लिए निर्देश देंगे। अब उसको क्या करते हैं, इसमें उपयोगकर्ताओं को सूचना खोजने, डेटाबेस उपयोग करने और संदर्भ उपकरण के बारे में सिखाया जाता है बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन में, ग्रंथ सूची निर्देश में। तीसरा है ऑनलाइन ट्यूटोरियल या वर्कशॉप। इसमें क्या है? ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशालाएं। इसमें क्या है? आधुनिक पुस्तकालयों में डिजिटल माध्यम से उपयोगकर्ता शिक्षा दी जाती है। यूजर गाइड या हैंडबुक, उपयोगकर्ता मार्गदर्शिकाएं। इसमें क्या है? पुस्तकालय या गाइड उपयोगकर्ता को निर्देश देने के लिए प्रदान की जाती है। एक प्रकार की गाइड बना दी जाती है जिसमें उपयोगकर्ता पुस्तकालय को किस प्रकार उपयोग करेगा, उसके सारे दिशा निर्देश उस गाइड के माध्यम से दिया जाता है। आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी
मुक्त पक्षात्मक पद्धति फ्रीली फेसेटेड सिस्टम नहीं है। ये ध्यान रखना है कि नहीं है। आपका कोलन वर्गीकरण का 7वां एडिशन ये है, बिब्लियोग्राफिक का दूसरा ये भी है, CRG वर्गीकरण क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप क्लासिफिकेशन ये भी है, आपका यही नहीं है। तो नहीं है पूछा है तो ये होगा ऑप्शन ए। ठीक, और ये सारे गलत हो जाएंगे क्योंकि पूछा है कौन से नहीं है। चलिए व्याख्या देखते हैं। चलिए देखते हैं DDC क्या है। ये फेसेटेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है, पक्षात्मक वर्गीकरण प्रणाली है। यह एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें किसी विषय को अलग अलग पक्षों में विभाजित किया। हम यहाँ देख रहे हैं फेसेटेड क्लासिफिकेशन सिस्टम। फेसेटेड क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये क्या है, यह एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें किसी विषय को अलग अलग पक्षों फेसेटेड में विभाजित किया जाता है। जैसे कोलन क्लासिफिकेशन में PMEST फ्रीली फेसेटेड सिस्टम मुक्त पक्षात्मक पद्धति वह होती है जिसमें विषयों के पक्ष स्वतंत्र रूप से जोड़े या संयोजित किए जा सकते हैं बिना किसी अस्थायी क्रम के बंधन के। चलिए यहाँ देखते हैं प्रत्येक विकल्प के विवरण में। ये DDC नॉट फ्रीली फेसेटेड सिस्टम। ये DDC एक इन्यूमरेटिव सूचीबद्ध और हायरार्किकल पदानुक्रम प्रणाली है। इसमें विषय पहले से तय होते हैं और उन्हें स्वतंत्र रूप से संयोजित नहीं किया जा सकता। देखिए कोलन क्लासिफिकेशन का 7वां एडिशन, इसमें यह क्या है, फ्रीली फेसेटेड सिस्टम है। डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा विकसित यह प्रणाली पूरी तरह फेसेटेड और सिंथेटिक है जिसमें विषयों को स्वतंत्र रूप से जोड़ा जा सकता है। और BC बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन का दूसरा एडिशन, ये भी क्या है, फ्रीली फेसेटेड सिस्टम है जिसे हेनरी ब्लिस द्वारा विकसित। यह कब आया है, 1935 में। 1935 में ये कब आया है, ये आपका 6वां नहीं, ये 7वां पूछ रहा है। 7वां क्या है, 7वां 1978 में आया है। ये क्या कब आया है, 1876 में। और रिसर्च क्लासिफिकेशन ग्रुप ये आपका 1951 में आया है। ये भी क्या है, पहले ये देखते हैं बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। हेनरी ब्लिस द्वारा विकसित यह प्रणाली भी फेसेटेड है और विषयों को लचीले ढंग से जोड़ा जा सकता है। CRG क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप क्लासिफिकेशन सिस्टम में यह फ्रीली फेसेटेड सिस्टम है। यह एक अत्यधिक फेसेटेड प्रणाली है जिसे 1950 में CRG समूह ने विकसित किया। यह भी स्वतंत्र पक्ष संयोजन की अनुमति देता है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न और जो ये रेलवे लाइब्रेरियन की जो सीरीज चल रही थी उसका भी लास्ट प्रश्न है। अंतर पुस्तकालय ऋण ILL इंटर लाइब्रेरी लोन ILL अंतर पुस्तकालय ऋण में कैटालॉग की क्या भूमिका है। देखते हैं। प्रोवाइड रेफरेंस फॉर ऑनलाइन डेटाबेस ओनली, रेस्ट्रिक्ट बारोइंग फॉर रेयर मटेरियल, दुर्लभ सामग्रियों को उधार लेने पर प्रतिबंध, केवल ई पुस्तकों की यूनियन सूची बनाए रखें, अन्य पुस्तकालयों में संसाधनों तक पहुंच को सुगम बनाता है। ये सबसे उचित ऑप्शन है और ये सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। अन्य पुस्तकालयों में संसाधनों तक पहुंच को सुगम बनाता है इंटरलाइब्रेरी लोन यानी अंतर पुस्तकालय ऋण वह सेवा है जिसके अंतर्गत एक पुस्तकालय अपने उपयोगकर्ताओं के लिए दूसरे पुस्तकालयों से पुस्तकें या अन्य संसाधन उधार ले सकता है या प्रदान कर सकता है। देखिए इसको एक बार और देखते हैं। इंटरलाइब्रेरी लोन वह सेवा है जिसकी सहायता से उपयोगकर्ता पुस्तकालयों से दूसरे, देखिए ध्यान रखिएगा,
दूसरे पुस्तकालयों से पुस्तकें या अन्य पाठ्य सामग्री संसाधन उधार ले सकता है या प्रदान कर सकता है। इस प्रक्रिया में कैटालॉग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इंटरलाइब्रेरी लोन में कैटालॉग की भूमिका देखिए, भिन्न प्रकार के कैटालॉग होते हैं, जिसमें पहला है यूनियन कैटालॉग। यूनियन कैटालॉग, क्रिएशन ऑफ यूनियन कैटालॉग। यूनियन कैटालॉग संयुक्त सूची कई पुस्तकालयों के संग्रहों की संयुक्त सूची होती है। यूनियन कैटालॉग कई पुस्तकालयों के संग्रहों की संयुक्त सूची होती है। इससे यह पता चलता है कि कौन सी पुस्तक या संसाधन किस पुस्तकालय में उपलब्ध है। ILL प्रक्रिया के लिए मुख्य उपकरण है। यूनियन कैटालॉग क्या है? इंटरलाइब्रेरी लोन के लिए या इंटरलाइब्रेरी लोन प्रक्रिया के लिए मुख्य उपकरण है। रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, संसाधनों की पहचान। उपयोगकर्ता रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन में उपयोगकर्ता या लाइब्रेरियन कैटालॉग के माध्यम से जान सकता है कि आवश्यक सामग्री किस पुस्तकालय में है। संसाधनों की पहचान से इससे समय और प्रयास दोनों बचते हैं। समय और प्रयास या श्रम कह सकते हैं, दोनों बचते हैं। तीसरा है फैसिलिटीज बारोविंग एंड लेंडिंग, उधार देने और लेने की सुविधा। जब किसी पुस्तक की आवश्यकता अपने पुस्तकालय में नहीं होती है, तो कैटालॉग दूसरे पुस्तकालय से उसे प्राप्त करने में मदद करता है। यहाँ जब कोई पुस्तक की आवश्यकता नहीं, यहाँ जब कोई पुस्तक अपने पुस्तकालय में नहीं होती है, यहाँ इसको हम काट देते हैं, ठीक है। जब कोई पुस्तक अपने पुस्तकालय में नहीं होती है तो कैटालॉग दूसरे पुस्तकालय से उसे प्राप्त करने में मदद करता है। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चलिए देखिए, आपके अगर कोई सुझाव हो, आपकी कोई डिमांड हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए, जिससे हम अगली वीडियो को और प्रभावपूर्ण बना सकें, त्रुटि रहित बना सकें और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी क्लास तैयार कर सकें। आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। अगर आपके लिए यह उपयोगी है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जिसके लिए यह उपयोगी हो सकता है उसको भी शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।